हेलो एवरीवन। अनफिल्टर टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एनालिसिस करने जा रहे हैं मूवी का जिसका नाम है महाराज। पिछली बार हमने इसका एनालिसिस किया था फीमेल कैरेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में। आज हम करेंगे इसका एनालिसिस प्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो इसका प्रोटैगनिस्ट है करसन दास, वो एक स्मॉल स्केल की प्रेस चलाता है और जो जदुनाथ है उसके ऊपर एक केस करता है डेफामेशन का, मानहानि का, क्योंकि उसने उसको एक्सपोज किया था। और ये उसके लिए एक पर्सनल लड़ाई भी बन जाती है करसन दास के लिए, क्योंकि जब उसकी मंगेतर जगन्नाथ के पास चरण सेवा के लिए जाती है, जो कि इसको बिल्कुल पता नहीं था पहले कि वो क्या होती है, और वो एक स्क्रिप्चर को मिस कोट करके जदुनाथ सबको ये कन्विंस कर लेता है कि उसका चरण सेवा का मतलब है कि उसको सेक्सुअल प्लेजर देना है लेडीज ने। वो शादीशुदा भी हो सकती है, शादी के पहले भी हो सकता है। तो उसके कारण वो अपनी जो मंगेतर है उसको डिसोन कर देता है। और जब उसको रियलाइज होता है कि वो उसकी मंगेतर को उसने कितनी बड़ी गलती की है, तो वो सुइसाइड कर लेती है। और ये करसन दास उसके खिलाफ फिर लिखना शुरू करता है अपने पैम्फलेट में। पैम्फलेट टाइप न्यूज़पेपर होता है, क्योंकि उस टाइम पे फुल फॉर्म अभी डेवलप ही नहीं हुई थी इंडिया में न्यूज़पेपर्स की। तो हम उसके बारे में बात करेंगे आज मुकेश जी के साथ, जो कि जिनके साथ हमने पहले भी कुछ डिस्कशंस की हैं। उनका बैकग्राउंड क्योंकि इसी फील्ड से है, और उन्होंने स्मॉल स्केल के न्यूज़पेपर्स के ऊपर अपनी डॉक्टरल रिसर्च भी की है, तो उनसे बेटर हमारे पास कोई हो नहीं सकता था कि जो इस इशू पे डिस्कशन कर सके। और हम इसको कंटेम्पररी टाइम के साथ भी लेके जाएंगे कि अभी उसकी क्या रेलेवेंस है, अभी स्मॉल स्केल के न्यूज़पेपर अब कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उस टाइम पे उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो अभी सीधा बात शुरू करते हैं मुकेश जी के साथ। तो मुकेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। मैं ठीक हूँ। और मैं इतिहास का भी छात्र रहा हूँ और पत्रकारिता का भी छात्र रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया है कि मैं भारत में लघु समाचार पत्रों पे मैंने अपनी पीएचडी भी की है। तो ये विषय मेरे दिल के काफी करीब है, क्योंकि इस फिल्म में करसन दास मूल जी ने जिस सब हिंदू धर्म में फैले चरण सेवा, जो एक तरह से महिलाओं का यौन शोषण था, उसको उजागर किया था। और 21 अक्टूबर 1860 को शीर्षक था, हिंदुओं का सच्चा धर्म आज के समय में पाखंडी मत। और इस शीर्षक से छपे समाचार ने उस समय के जो विठल संप्रदाय के महंत थे, जे जे, और उस समय के समाज को हिलाकर रख दिया था। क्योंकि सत्ता तो ब्रिटिश की थी, लेकिन उस शहर में उस धार्मिक व्यक्ति की चलती थी। और एक तरह से वो व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली था, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से। और इसी का फायदा उठाकर वो एक चरण सेवा जैसे घिनौने अपराध को जारी रख रहा था। और वो मूलतः एक तरह से अपने भक्तों का शारीरिक शोषण था। और चूंकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि करसन दास मूल जी की जो मंगेतर थी, उनके साथ ये होता है, और वो इसका विरोध करते हैं। और आपस में कुछ ऐसा होता है कि उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनकी मंगेतर आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद ये यौन शोषण का मामला न करसन दास मूल जी का निजी मामला बन जाता है, बल्कि ये इसे पूरी तरह से अपने आप को उस धार्मिक व्यक्ति के विपक्ष में अपने आप को खड़ा पाते हैं। और सत्य प्रकाश अखबार चलाने से पहले ये दादा भाई नौरोजी के रस्त गोप्तार में काम करते थे। क्योंकि रस्त गोप्तार की अपनी एक सीमा थी, इसलिए जो धार्मिक संप्रदाय, विठल संप्रदाय के करतूते थी, या जो भ्रष्टाचार इन्होंने धार्मिक रूप से फैलाया हुआ था, उसको उजागर करने में वो असफल पा रहे थे। तो उसको
उसकी असमर्थता को देखकर करसनदास मूल जी एक समाचार पत्र सत्य प्रकाश चलाते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 1860 के दशक में जब ब्रिटिश सत्ता थी और जहां सेंसरशिप थी, उस दौर में एक व्यक्ति इतने कथित धार्मिक संप्रदाय के रूप में थी, उससे टकरा जाता है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि वो करसनदास मूल जी जैसे लोग किस मिट्टी से बने होंगे जिन्होंने एक बड़ी सत्ता को चुनौती दी थी। तब जब हमारा प्रेस शैशव अवस्था में था, बिल्कुल ही शुरुआती दौर में था, और आज जब हम देखते हैं, जब हमारा देश आजाद हो चुका है, हमारे पास संविधान है, हमें बोलने की आजादी है, तब उसकी रिलेवेंसी और बढ़ जाती है। उसके बावजूद आप देखते हैं कि प्रेस इस तरह के धार्मिक अत्याचारों या कुरीतियों के खिलाफ खड़ा नहीं होता है, और जो खड़ा होता है उसे गोली मार दिया जाता है। आपको याद होगा कि रामचंद्र छत्रपति नामक एक पत्रकार थे जो सिरसा से एक लघु समाचार पत्र पूरा सच निकालते थे, और उनका यह मानना था कि दुनिया में दो ही चीज है, सत्य और असत्य, और सत्य और असत्य के बीच कोई तीसरी चीज नहीं होती है। और उन्होंने गुरमीत राम रहीम के द्वारा साध्वियों के यौन शोषण पर एक समाचार छापा था, जिसका शीर्षक था धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं साध्वियों का जीवन बर्बाद। और इस खबर के छपने के बाद 24 अक्टूबर 2002 को गुरमीत राम रहीम के लोगों ने उन पर गोली चलाई, और 21 नवंबर 2002 को उनका निधन हो जाता है। और देखिए कि उस लड़ाई को उनकी पत्नी लड़ती हैं, और 11 जनवरी 2019 को गुरमीत राम रहीम को साध्वियों के यौन शोषण के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। तो आप ये देखेंगे कि ये प्रासंगिकता कैसी जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति 1860 में ये लिखता है कि हिंदुओं का सच्चा धर्म आज के समय में पाखंडी मत, और कोई व्यक्ति 2002 में उसी मुद्दे को उठाता है जो है धार्मिक जगहों पे महिलाओं का यौन शोषण। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के समय में जब बड़े बड़े मीडिया घराने या बड़े बड़े समाचार पत्र जब इस बात पे चुप्पी साध देते हैं तो विराट बना लेता है। और यही 1860 में हुआ सत्यप्रकाश के संदर्भ में, और यही हम 2002 में पूरा सच जैसे छोटे अखबार ने अपने आप को बना लिया, और उन्हीं की वजह से गुरमीत राम रहीम जैसे लोग जेल पे गया है। लेकिन पूरा सच समाचार पत्र ने जो प्रकाशित किया और जिस तरह की हिम्मत दिखाई, वैसी हिम्मत 1860 में करसनदास मूल जी ने सत्य प्रकाश अखबार में खबर प्रकाशित करके किया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो न्यूज़पेपर थे उस टाइम पे भी और अब प्रेजेंटली भी, इनका मॉडल क्या है? वो उसमें हमें वो समझ नहीं आ पाता कि वो कैसे देता, क्योंकि वो तो एक बैलगाड़ी पे रख के सारे न्यूज़पेपर लेके जाता है। एक बार तो वो उसके महाराज के कुछ लोग उसको जला भी देते हैं न्यूज़पेपर को, और फिर भी वो पहुंचा देता है। वो पैम्फलेट की तरह भी लग रहे हैं वो तो, पर उस टाइम पे वो लोगों तक पहुंचाने का और उसका इकोनॉमिक मॉडल क्या था, और आज तक उसमें छोटे न्यूज़पेपर में खासकर क्या चेंजेस आए हैं जहाँ वैसे ही वो चल रहा है? क्या इनका कोई प्रॉफिट मॉडल भी होता है? जब कैसे काम करते हैं ये? नहीं, लघु समाचार पत्रों का मूल उद्देश्य आसपास के परिवेश में परिवर्तन लाना, सामाजिक परिवर्तन लाना, और इसमें वही लोग अधिकांशतः काम करते हैं जो सरोकारों
को प्राथमिकता देते हैं, सनसनी को नहीं, और व्यावसायिकता को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मिशन होता है कि अपने आसपास की जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कुरीतियां हैं उनको दूर करना और लोगों को जागरूक करना। तो इनका मॉडल कमीशन के तुलना में मिशन मोड पे रहता है, और ये हमेशा ऐसे छोटे छोटे परिवेश में, छोटे छोटे परिदृश्य में, छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र में काम करते हैं। जैसा कि एक छोटे से क्षेत्र में सत्य प्रकाश काम कर रहा था, और इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना होता है, न कि पैसे कमाना होता है। और आज भी जो वास्तव में लघु समाचार पत्र हैं, उनके सामने आर्थिक चुनौतियां बहुत है, व्यवसायिक चुनौतियां बहुत है, लेकिन उसको दरकिनार करके मिशन के तौर पे लोगों ने लिया है और इसी आधार पे वो काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सत्य प्रकाश में ये चीज दिखाई गई है, जिसमें एक संवाद है महाराज फिल्म में सत्य प्रकाश को लेकर, जिसमें नायक करसनदास मूल जी कहते हैं कि जो 100 सालों से चला आ रहा है उसे आज नहीं बदला तो सदियों तक यही चलता रहेगा। धर्म गुरुओं के सिर्फ नाम बदलेंगे, किस्से वही रहेंगे। ये कितनी प्रासंगिक बात है कि 1860 में जिस तरह के धार्मिक शोषण को फिल्म में दिखाया गया है, 2002 में भी इसी तरह के धार्मिक शोषण की बात गुरमीत राम रहीम को लेकर की गई है। तो ये धार्मिक शोषण की निरंतरता हम देखते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि समकालीन प्रेस द्वारा उन कुरीतियों को उजागर करने की कोशिश की जाती है, और ये काफी प्रभावशाली तरीके से होता है। दोनों केसों में अगर हम देखेंगे, पूरा सच के मामले में भी और सत्य प्रकाश के मामले में भी, दोनों फिल्मों में लघु समाचार पत्र ने अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाई है। जी। और नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन होगा कि प्रेस फ्रीडम उस टाइम पे आपको किस तरीके की दिख रही थी, और आज के संदर्भ में अब देखेंगे तो क्या प्रेस उस टाइम पे इतनी ज्यादा फ्री थी कि वो कुछ इतना कंट्रोवर्शियल इशू के बारे में भी लिख पा रहा था, और आज कितना मुश्किल है वो ही। नहीं, उस समय चूंकि ब्रिटिश सत्ता थी, तो ब्रिटिश सत्ता ये चाहती थी कि राष्ट्रवाद की भावना ना पनपे, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी तो फिर देश में एक नई तरह की क्रांति होगी, या ब्रिटिश सत्ता को यहाँ से जाना होगा, या उनके लिए पृष्ठभूमि बनने लगेगी। तो इस चीज को रोकने के लिए वो हमेशा कानून लाते थे। प्रेस को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता हमेशा कोशिश करती रहती थी। उसमें प्रेस फ्रीडम की बात परिकल्पना करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये केस ब्रिटिश सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती थी, और चूंकि वो धार्मिक सत्ता किसी न किसी तरीके से ब्रिटिश सत्ता को भी चुनौती देती होगी, इसलिए ऐसे मुद्दों पर जब कोई समाचार पत्र लिखता था तो उस पर बहुत अधिक ब्रिटिश सत्ता के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जाता था। और यही वजह है कि सत्यप्रकाश जैसे, या रस्तगोपतार जैसे, या उस समय के जितने भी अखबार थे, वो सारे अखबार धार्मिक, सामाजिक मुद्दों को लेकर ही चल रहे थे। क्योंकि शुरू में ही अगर वो राष्ट्रवाद की भावना को लेकर चलते तो वो एक तरह से जो उस समय की भारतीय जनता थी उस पर बहुत प्रभावशाली भूमिका में नहीं आ पाता, क्योंकि उसमें राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। राष्ट्रवाद की भावना शुरुआत में राष्ट्रवाद की भावना उतनी विकसित नहीं हो रही थी, इसलिए सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा था, और इसीलिए ब्रिटिश सत्ता को बहुत चुनौती नहीं मिल रही थी, और इस वजह से वो प्रेस फ्रीडम जैसी बात को रोकने की। लेकिन जब जब राष्ट्रवाद पर
बाकी आगे के समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, उनको नियंत्रण करने की कोशिश बाद के समय में की जाती रही। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें कि प्रेस फ्रीडम एब्सोल्यूट भारत में थी या अभी के दौर में गिरावट आई है, लेकिन इससे पहले भी 2000 के दौर में भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। 2010 में हम 122 स्थान पे पहुंचे हैं। हमारी स्थिति गिरी हुई थी प्रेस फ्रीडम को लेकर, और उस गिरी हुई स्थिति में गिरावट आई है। और क्योंकि 2010 के समय भी जब एक अलग अलग राज्यों में अलग अलग तौर तरीकों के, चाहे वो ममता बनर्जी का कार्टून बनाने पे लोगों की गिरफ्तारी हो, या फिर महाराष्ट्र के कार्टूनिस्ट पे हमला हो, या वरुण ग्रोवर या कुणाल कामरा पे हमला हो, मुनव्वर फारूकी पे हमला हो, या तमाम जो रचनात्मक परिदृश्य में, चाहे वो प्रेस हो, सिनेमा हो, या अलग या तमाशा हो, नौटंकी हो, नाटक हो, तो उनको रोकने का प्रयास अलग अलग स्तर पे। देखिए, सत्ता को जहां भी प्रेस और मीडिया से प्रतिरोध के स्वर मिलने लगते हैं, वो प्रयास करती है उस पर नियंत्रण करने की, उस पर अपने अंकुश डालने की। तो प्रेस स्वतंत्रता भारतीय परिदृश्य में एक मिथक है, लेकिन हाँ, हर समय कुछ लघु समाचार पत्र, कुछ बड़े मीडिया हाउसेस या अलग अलग स्तर पे ये प्रेस या मीडिया काम करती रही है, और इसी तरह से चलता रहा है। ये कोई ना कोई इसकी अलग जगाता रहा है, चाहे वो सत्य प्रकाश हो या पूरा सच हो या कोई भी व्यक्ति। तो मैं राष्ट्रवाद के ऊपर एक बार फिर से आना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि राष्ट्रवाद को पनपने नहीं देना चाहते थे और अंग्रेजों की जो सत्ता थी, क्योंकि 1857 में विद्रोह होके हटा था। और ये लगभग 3 साल के बाद ऐसे ये सामाजिक जो कुरीतियां हैं वो तो हैं, तो क्या इनको ज्यादा उजागर करके वो इस तरीके से भी डिवीजन लाना चाहते थे कि हम में कोई यूनिटी किसी भी किस्म की ना रहे, सुधार किए। उनका अल्टीरियर मोटिव शायद यही था कि उनकी सत्ता बनी रहे और वो किसी ना किसी तरीके से ये दिखा सके कि हमारे अंदर कमजोरियां हैं, और उनके बिना उसमें सुधार नहीं हो सकता। बिल्कुल, ब्रिटिश सत्ता किया उसका मेन मकसद ये था, व्हाइट मेन बर्डन थ्योरी है, जिसमें ये कहा जाता है कि श्वेत व्यक्तियों को ही शासन करने का अधिकार है, और ये बताया अपना शासन खुद करने की क्षमता नहीं है, इसलिए ये हम लोग मैंने ब्रिटिश लोग तुम पे शासन करके तुमको सुधार करके तुम्हें हम जागरूक कर रहे हैं, या सत्ता के लिए, शासक के लिए तैयार कर रहे हैं। तो व्हाइट मैन थ्योरी रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था, और उसी के तहत ये मानते थे कि शासन करने की क्षमता आप में नहीं है, और इसी के तहत वो हमेशा ये प्रयास करते थे, हमेशा बताते थे कि अश्वेत लोग ही श्रेष्ठ हैं, और उसी के तहत वो हमारे जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको उस स्तर पे कोशिश की गई, जब तक कि उनको अपनी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती समाचार पत्रों द्वारा नहीं दिया गया, तब तक वो जो इतने भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको सपोर्ट करते रहे। उन्होंने क्योंकि कई ऐसे प्रतिगामी नियमों को भी ब्रिटिश सत्ता ने स्वीकार किया। 1857 के बाद आप देखेंगे कि जो समाज सुधार की नीति है वो पूरी तरह से पलट दी गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें समाज सुधारक जो भारतीय समाज में जो कारक था कि 1857 में हो गई। तो वो उनका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों पे शासन करना, यहाँ का आर्थिक शोषण करना, और ब्रिटेन में जाके विकास करना, और यहाँ के संपत्ति का दोहन करना ही मुख्य उद्देश्य था, न कि वो सुधार
कर करना चाहते थे, वो उसी हद तक सुधार करना चाहते थे जिस हद तक ब्रिटिश सत्ता का कोई नुकसान ना हो। जी। तो हम इसका टेक अवे क्या लेके जाएं? हम मीडिया को किस तरीके से देखें? तब भी पास्ट को देख के कि पास्ट में भी कोई ना कोई मोटिव था सत्ता का, प्रेजेंट में भी रहा, चाहे कोई भी सरकार हो, कि उनको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। तो अ, एक आम नागरिक मीडिया को किस तरीके से ट्रीट करे? मीडिया सैद्धांतिक रूप से जो हाशिए पे लोग हैं या जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनके सरोकारों को लेकर काम करता है, ऐसा माना जाता है। पर पूंजी के दबाव में और लाभ के दबाव में ऐसे मुद्दों को वर्तमान परिदृश्य में दरकिनार कर दिया गया है जिसपे आम लोगों का कि भारतीय परिदृश्य में लगभग 60 से अधिक प्रतिशत ग्रामीण, लगभग 70 से 80% लोग अखबारों में या जो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया है इसमें आप पाते हैं कि ये दोनों वर्ग गायब हैं, चाहे वो किसान वर्ग हो या ग्रामीण भारत। तो हम मीडिया की प्राथमिकता इससे स्पष्ट देख पाते हैं कि मीडिया जो है पूंजी के दबाव में और लाभ के दबाव में इन दो बड़े सेगमेंट को हमेशा छोड़ता रहा है। एक और उदाहरण दूंगा मैं। पी साईनाथ ने एक बार कहा था कि वो विदर्भ में कपास किसान की स्थिति के बारे में बता रहे थे कि 2000 के आसपास में मुंबई में लक्मे फैशन शो हुआ था जिसका मेन थीम था कपास के कपड़े, और उस फैशन शो को देखने के लिए सैकड़ों पत्रकार आए थे। लेकिन उससे कुछ दूर ही विदर्भ में जहां कपास के किसानों की आत्महत्या हो रही थी, वहां मात्र 7 पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए गए। तो आप इस इस कथन से आप समझ सकते हैं कि मूल सरोकारों को छोड़कर सनसनी के पीछे भागती रही है। हाँ, तो मेरे ख्याल से एंड में हम इसी चीज पे इस डिस्कशन को एंड कर सकते हैं कि जैसे किसी ने कहा था, तो शायद कभी न्यूज़ पेपर में जहाँ कोई रेवोल्यूशनरी एक्ट हो रहा है तो वो शायद किसी ना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश ही है। और जब तक हम अपने आप से जागरूक नागरिक नहीं बन जाते तब तक कुछ नहीं होगा। करसन दास से भी हम एक ही शायद ले सकते हैं एग्जाम्पल, कि वो जागरूक हुआ किसी एक चीज को लेके, और उसने अपनी कम्युनिटी को कोशिश की सेंसिटाइज करने की उस इशू को लेके, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को लेके, जिसको वो नेचुरलाइज कर चुका था वो सेक्ट का हेड, और वो उनको गलत लग ही नहीं रहा था। तो इंडिविजुअल के बिल्कुल, ऊपर मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है किसी भी डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए। बिल्कुल। उस लेख में एक ऐसे शख्स का पर्दाफाश किया गया था जिसको लोग भगवान की तरह पूजा करते थे, और वो अपनी महिला भक्तों का चरण सेवा के नाम पर यौन शोषण करता था। उस वो दौर भले ही ब्रिटिश सत्ता का रहा हो, लेकिन राज उस व्यक्ति का चलता था जिसे लोग महाराज कहते थे, और उसकी हवेली चौखट पे लोग सर झुकाते थे। और 161 साल पहले 1861 के आसपास ऐसे शख्स के खिलाफ लिखना जिसके इशारे पे पूरा शहर चलता हो, आग से खेलने जैसा था। और ये उस समय के दौर में बहुत ही जो करसनदास मूल जी ने किया, और उसके बाद इन पर मानहानि का दावा होता है। और आपको पता है कि कैसे फिर वो केस जीतते हैं। इस फिल्म के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से बताया कि एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति अगर चाह ले तो कितनी कुरीतियों को भी दूर कर सकता है। जैसे हम रामचंद्र छत्रपति के केस में देखते हैं, जिन्होंने एक समाचार पत्र में, छोटे से समाचार पत्र में गुरमीत राम रहीम को की कारतूतों को उजागर किया, और उसकी वजह से आज वो जेल में है। तो हर एक इंडिविजुअल नागरिक की भूमिका भी किसी भी लोकतंत्र में
कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्रेस द्वारा ही किया जा सके। वो जागरूक कर सकते हैं अपने आस-पास के परिवेश को। चलिए आज की डिस्कशन को हम यही खत्म करते हैं क्योंकि घड़ी बता रही है कि हमारा टाइम भी हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हम किसी और मूवी पे डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। शब्बा खैर, गुड नाइट।